जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। रेवेन्यू वेरिएंसेस के हवाले से हमने लास्ट डे बात की थी, और इसके अलावा अगर वेरिएंसेस के आंसर्स हमारे पास मौजूद हों एंड सम ऑफ द वेरिएबल इज़ मिसिंग विद अस, तो वो कैलकुलेट करने के हवाले से हमने कुछ डिस्कशन की थी। अगर आपने कुछ पढ़ा है एंड यू हैव एनी क्यूरी इन योर माइंड, तो आप हैंड रेस कर लें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। So if there is any question in your mind, you may ask now. अगर कोई बात नहीं है करने वाली, तो let me discuss some other thing, which is again about standard costing. फाइनल वर्जन है उसका, एक दो बातें फाइनली रहती हैं, उनको डिस्कस करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। बट बिफोर दैट, थैंक यू। जी जहाँ से आप सवाल कर सकते हैं, आप पूछ लें, देन मैं अगली बात स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मटेरियल के क्वेश्चन थे, वो जो कल वाले खोले थे वो ज़रा प्लीज़ खोल दे सर। वो कल इंटरनेट ख़राब हो गया था। अच्छा जी, मैं खोल देता हूँ जेंटलमैन। जी जहाँ ज़ेब साहब, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही? नहीं सर।
ब्लैंक नजर, ब्लर नजर आ रहा है कुछ। अच्छा एक ब्लैक। सेकंड। जी अब नज़र आ रहा है जी। अरे एक मिनट, अभी आपने नजर आ रहा है, आपने शेयर किया, अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अब नजर आ रही है। जी अब बताइएगा आप क्या पूछना चाह रहे थे। सर लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन जो है नीचे, नीचे अच्छा और नीचे, ये भी कर लिया था नीचे, ये भी ये कर लिया था। ये सबसे लास्ट में हूँ मैं। हाँ ये इससे अब ऊपर वाला, ये वाला कर दें, ये वाला डिस्कस कर दें सर, थोड़ा सा अच्छा डिस्कस जी। कर। Okay, a company manufactures product and produces black ink by mixing three chemicals. The standard cost per liter of black and are as follows. ये पर लीटर आपको स्टैंडर्ड दिया गया है 0.5 लीटर्स, 0.3 और 0.25 लीटर। 1.05 लीटर आप केमिकल इंसर्ट करते हैं और उसके नतीजे में आपका 1 लीटर इंक प्रोड्यूस होती है। Actual data for the April are as follows. Output of black ink is 3,300 liters और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ये यूज़ की गई है। मैं ये क्वेश्चन आपको पिक करके सॉल्व कर देता हूँ, बात तो इसमें कोई भी नहीं है सर इस वैसे तरह ही तो बता कुछ। दें, पिक क्या करना है, अभी टॉपिक जो चल रहा है, मैं कह रहा हूँ वैसे ही बता दें बस, फिर मैं जी कर तो लूंगा। बस इसमें ऐसे ही अब कि आप बताएं मसला क्या है, मैं वो बता देता हूँ। इसमें मसलन ये समझ नहीं आ रहा, मसलन मटेरियल मिक्स वेरिएंस करना है ना, तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा, ये जो लीटर्स ऑफ जी केमिकल है इनको कैसे मसलन करना है परसेंटेज में, ये बस परसेंटेज बता दें में इनको मसलन। यही तो मैं कह रहा हूँ जनाब कि ये तो सादी सी बात है। देखिए आपको 3,300 लीटर्स की आउटपुट बताई गई है, पहले आपको स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है जी कि जी सर थर्टी वो। थ्री हंड्रेड लीटर्स की आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट कितनी होनी चाहिए। तो बेंचमार्क आपको दिया हुआ है कि अगर वन आप 1.05 की इनपुट करते हैं तो जी आपकी सर। आउटपुट जो है वो 1 लीटर की होती है। जी सर। ठीक है, तो ये जी सर। तकरीबन 95% के करीब बनता है। बहरहाल अगर आप 3,300 को, चूंकि ये आउटपुट है जो जी कि सर। 1 लीटर के बराबर है, 1 से डिवाइड कर दें और जी सर। 1.05 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता लग जाएगा इनपुट मटेरियल कितना होना चाहिए टोटल। 3300 को 1 से डिवाइड कर लें और 1। 1.05 से मल्टीप्लाई कर लें। जी सर ठीक हो, ठीक ये होगा सर। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इनपुट आउटपुट की परसेंटेज निकाल लें। तो 1/1.05 कर लेंगे तो वो जी सर। 0.95238 बनता है। तो जी सर। आप 3,300 को इससे डिवाइड कर दें 0.95238 से, तो भी जी सर। यही 3465 ही बनेंगे यूनिट्स। समझ आ गई बात जी। जी सर। ये बन गया स्टैंडर्ड टोटल मटेरियल कितना होना चाहिए। अब आप इसको उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लें जो प्रोपोर्शन आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है। वो 0.5, 0.3, 0.25 दिया हुआ है, आप डिवाइड कर दें इसको 1.05 से तो परसेंटेज निकल आएगी हर एक की। पॉइंट जी सर। फाइव को डिवाइड करेंगे 1.05 से तो 0.47 यानी 47.619। अगर जब राउंड कर रहे हो तो 4 डेसिमल तक पॉइंट्स लिया करें, उससे जी आपका सर। आंसर रियलिटी से ज़रा करीब और एक्यूरेट आए। इसी तरह जी से सर। दूसरे की परसेंटेज निकाल लें, तीसरे की निकाल लें, तो फिर जो 3465 मटेरियल बना है जी उसको सर। आप इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दें तो ये जी स्टैंडर्ड यूजेज निकल आएगा। स्टैंडर्ड यूजेज स्टैंडर्ड रेशो के अंदर। यहाँ तक जी समझ आ गई बात। जी सर। तो बारी बारी चलें। पहला वेरिएंस हमेशा से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, वो आपने अब कैलकुलेट की। जी सर। 3465 को आप इसी प्रोपोर्शन में, तीनों के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो मटेरियल मिक्स निकल आएगा हमारा। नहीं मिक्स तो नहीं निकला भाई आप, वो नहीं सर, वो निकलेगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, 1.4 और 1, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगी। जी सर ठीक एक्चुअल होगा। क्वांटिटी आपको बताई हुई है, जी सर। इसको एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट निकल आएगी। सर एक्चुअल आपको रेट एक्चुअल,
हाँ, एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट खुद से दी हुई है, तो रेट आप निकाल डिवाइड सकते हैं। जी, डिवाइड करेंगे तो ठीक है। जी ठीक है सर। तो ये आपका ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस निकल आया। फिर ठीक दूसरा है वेरिएंस आपका अगर रेट वेरिएंस है, तो जी सर। स्टैंडर्ड रेट्स ठीक आपके है सर। पास हैं। ठीक है सर, हो गया। इससे हाँ, ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला जी रीड आउट कर दे। इसके जी ऊपर जी वाला। जी। ये भी कुछ काफी कॉम्प्लेक्स है, ये भी अच्छा, थोड़ा तो सा ये बस ज़्यादा अंग्रेजी देख के नहीं डरा करते, नहीं सर, अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ेंगे की तो बात, बात आसान हो जाएगी। ठीक सर है, अंग्रेजी की बात, वो चीजें जिस तरह पूछते हैं उस तरह डर लगता है, मतलब कोई ग्राम है बात नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मसला सिर्फ अंग्रेजी का है, जी अकाउंटिंग सर। का इतना मसला नहीं है। चलिए जी, ऑर्गेनिक ब्रेड कंपनी मेक्स अ रेंज ऑफ ब्रेड्स फॉर सेल डायरेक्ट टू द पब्लिक। The जी सर। production process begins with workers weighing out ingredients on electronic scales and then placing them in a machine for mixing. ये उसका सारा process बताया जा रहा है। A worker जी then सर। usually removes the mix from the machine and shapes it into loaves by hands, after which the bread is then placed into the oven for baking. जी ये सर। आपने ब्रेड की रेसिपी भी पढ़ ली है, तो इस जी रेसिपी के अकॉर्डिंगली आप घर में ब्रेड भी बना सकते हैं। जी सर। ठीक है। All baked loaves are then inspected by OBC's quality inspector before they are packaged up and made ready for sale. Any loaves which fail in the inspection, एक second please. जी जी सॉरी। अच्छा जी, then all baked loaves are then inspected by OBC's quality inspector before they are packaged and made ready for sale. Any loaves which fail inspection are donated to the local food bank. The cost card of OBC Mixed Bloomer, one of its most popular loaves, is as follows. तीन चीज़ें डलती हैं उसमें, वाइट फ्लोर डलता है, होल ग्रेन फ्लोर डलता है, और यीस्ट। ये अब आप अपने समझने के लिए चाहे इसके नाम ABC रख लें, डजेंट मैटर। टोटल 610 ग्राम डलता है, और आपको कॉस्ट बताई हुई है तीनों मटेरियल्स की, प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस। जी सर। Budgeted production mixed blooms was 1,000 units for the quarter. तो 1,000 यूनिट बनाने का जो ऊपर कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है, ये वन ऑफ इट्स मोस्ट पॉपुलर लोव्स, एक ब्रेड का बनाने का दिया हुआ है। ऑल दो एक्चुअल प्रोडक्शन वाज ओनली 950 यूनिट्स, 950 यूनिट्स एक्चुअल आपकी प्रोडक्शन हुई है। द एक्चुअल क्वान्टिटीज यूज फॉर देयर एक्चुअल कॉस्ट पर, ये सारी आपको एक्चुअल केजीज में क्वांटिटी बता दी गई है, ये केजीज में बताई हुई है, जी और ये सर। रेट पर केजी है। ये ग्राम्स में लिखा हुआ था, इसको आप केजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 450 ग्राम का मतलब 0.45 केजीज। समझ तो आती है बात या नहीं? 0.450 kg। जी, ऐसे ही होता है जनाब। जी सर। 1,000 ग्राम होते हैं ना एक केजी में। जी सर, सुना था, यही सुना था, पता नहीं। ला हौला वला कुव्वत, किलो का मतलब ही 1,000 होता है भाई। सर जी। आपने सुना नहीं, वो कहते हैं कि 100K या जी सर। 1K, के जी स्टैंड्स फॉर किलो, किलो मीन 1,000, जी सर। किलो का मतलब ही 1,000 होता है। समझ आ यही, गई बात? जी सर, यही तो कंफ्यूजन था। ये किलोग्राम्स का मतलब क्या होगा? 1,000 ग्राम्स। जी तो सर। अदरवाइज आप कोई वेइंग स्केल जहाँ होते हैं वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, वो जो बाट होता है वो 1,000 ग्राम्स का होता है। ठीक है, उस जी पर लिखे भी होते हैं।
बहरहाल आप 1000 से डिवाइड कर दें तो 4.45, 0.15 एंड 0.01 इस तरह से ये ग्रामेज निकले, आपके किलोग्राम्स निकलेंगे। आपको जो एक्चुअल आउटपुट है वो 950 है, तो 950 के लिए पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। 950 यूनिट्स के लिए ये 1 यूनिट का स्टैंडर्ड है। तो आप 950 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें 0.45, 0.15 और 0.1 से, तो देन आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज निकलेगा। स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज आपके पास आ गया, स्टैंडर्ड रेट आपके पास मौजूद है, एक्चुअल क्वांटिटी मौजूद है, एक्चुअल रेट मौजूद है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा। रेट वेरिएंस निकालना है तो रेट्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और अगर क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी आपने निकाली उसको 408 वगैरह ये एक्चुअल क्वांटिटी है, इससे माइनस करें, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्वांटिटी वेरिएंस होगा। मिक्स यील्ड वेरिएंस भी आप निकाल सकते हैं। जो आपका एक्चुअल यूजेज है उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लें, तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार सादा सा है, 450 डिवाइडेड बाय 610 कर लें तो परसेंटेज में आंसर निकल आएगा 0.73, यानी 73.77% है। इसी तरह दूसरे के परसेंटेज निकालें, तीसरे के निकालें, एंड सो ऑन। अच्छा सर, जी इसमें पूछना तो ये था, जब 450 को पहले किलो में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 से, फिर जी 950 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही है सर? जी जी ऐसे ही है वो, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिक्स वही रहता है, परसेंटेज वही रहती है, चाहे आप किलो में निकाल लें चाहे आप ग्राम्स में ही निकाल लें, रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर इससे एक ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला एक जी नोट इससे कर ऊपर लीजिए प्लीज। वाला जनाब। ये किया तो था भाई, वो इजी जी ये जी वाला था। जनाब जी ये जी द सेफ सोप कंपनी मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली सोप यूजिंग 3 बेसिक इंग्रेडिएंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। जी वन बैच ऑफ सोप, एक बैच का सोप बनाने, सोप का एक बैच बनाने के लिए स्टैंडर्ड है। अगेन तीनों का नाम हमें नहीं पता, हम ABC रख लेते हैं। ABC मटेरियल्स हैं, 0.25 kg, 0.6 और 0.5 kg लगता है। प्राइस पर केजी बताई गई है। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स इन सितंबर वाज 120,000 यूनिट्स, ये बजटेड थी, हमारा ताल्लुक एक्चुअल से है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी है वो 1,36,000 बैचेस की हुई है, तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 136 के लिए। जो ऊपर स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो एक बैच के लिए है, 136 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों मटेरियल्स को, तो आपके पास आएगा। जी जी सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल आई। स्टैंडर्ड जी क्वांटिटी निकल आई, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकल आएगा। समझ आ गई बात जी? जी जी सर। और जो तो इसको मिक्स वेरिएंस निकालना है तो जनाब इन तीनों को पहले टोटल कर लें। ये टोटल एक्चुअल यूजेज है, इस एक्चुअल यूजेज को आपने स्टैंडर्ड रेशो में कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टैंडर्ड रेशो बना लें। तो जी सर। 0.25, 0.6 और 0.5 टोटल बनता है 1.35। तो जी सर। 0.25 को डिवाइड कर दें 1.35 से, तो ये 18% बनता है, तकरीबन 18.5%, एंड जी सो ऑन। इसी तरह से परसेंटेजेस निकालें और जो टोटल एक्चुअल मटेरियल यूज़ हुआ है उसे स्टैंडर्ड रेशो में कन्वर्ट कर दें, तो एक्चुअल यूजेज इनटू स्टैंडर्ड रेशो निकल आएगा, मिक्स जी वेरिएंस सर। निकल आएगा, और इसी तरीके जी से फिर यील्ड वेरिएंस भी निकाला जा जी सकता जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, है। जी जज़ाकल्लाह। वेलकम। जी सर, बस।
जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जी सर, नज़र आ रही है। जी तो चलें, दो बातें हैं। मैं पहले ज़रा कल वाली बात बता दूं, जो हमने ये वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे रेवेन्यू के, और जो किताब आपको रेफ़र की गई थी, वो अगर आप याद करें तो एक सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व किया था किताब से पिक करने के बाद। वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखा हुआ था, जिसको मैंने अज्यूम किया था कि ये प्राइस है। तो अब ज़रा बात समझ लीजिएगा, ये जितने रेवेन्यू वेरिएंसेस हैं, ये रेवेन्यू वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए तरीक़ाकार जो यूज़ किए जाते हैं, उन तरीक़ाकार में तीन तरीक़ाकार हैं, जिनमें से एक हमने ज़िक्र किया। मैं मेंशन कर देता हूँ। आप रेवेन्यू वेरिएंसेस निकालते हैं। जी जी जो रेवेन्यू वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, वो तीन तरीक़ों से निकाले जा सकते हैं। बेस्ड अपॉन सेल प्राइस, नंबर टू बेस्ड अपॉन contribution margin, and based upon gross profit। ये इस बात का क्या मतलब है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने रेवेन्यू वेरिएंसेस निकाले, इसमें सबसे पहले तो हमने ओवरऑल रेवेन्यू का वेरिएंस निकाला। रेवेन्यू वेरिएंस के बाद हमने प्राइस का वेरिएंस निकाला। ये प्राइसेस का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है और एक्चुअल प्राइस कितनी है। लेकिन जब हम वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं, तो जनरली जो डिसीजन मेकर्स हैं, देयर ऑफ द व्यू कि अगर आपके ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं, तो ज़्यादा यूनिट सेल होने की वजह से आपको रेवेन्यू जो सेल में मिलेगा, आपको प्राइस मिलेगी, वो तो बढ़ेगी। इन रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, बट लेकिन साइड बाय साइड आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। अगर आप वेरिएबल कॉस्टिंग के एडवोकेट हैं, तो आप समझते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट शामिल होती है। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड हमने प्लान किया कि हम, चले मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। सो हमने प्लान किया था कि हम 1000 यूनिट्स बेचेंगे, और अगर हमने एक्चुअली 1200 यूनिट्स बेच दिए हैं, मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड प्राइस 10 है। तो जो एक्सप्लेन करने वाले लोग हैं, देयर ऑफ द व्यू कि चूंकि अगर 1000 की बजाय 1200 यूनिट बेचे जाएंगे, तो आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट के बदले में 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बल्कि 10 रुपये अगर मिलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट खुद से इनकर करना पड़ेगी। तो अगर हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट खुद से इनकर करना पड़ती है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर वॉल्यूम हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूम से, यानी यूनिट सोल्ड हमारे बजटेड या स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड के मुकाबले में बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर हमें फ़ायदा या नुकसान जो है वो रेवेन्यू के साथ साथ उसके साथ एसोसिएटेड जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर भी होगा। तो चूँकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं हर वेरिएंस के ज़रिए से कि इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या है, तो अभी तक जितने वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट किए कॉस्ट के, उन तमाम के अंदर ये बात तो डायरेक्ट थी
कि अगर इतना हमारा कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी या इतनी कॉस्ट हमारी कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट, इतना ही हमारा प्रॉफिट के अंदर इम्पैक्ट पास ऑन होगा, हमारा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब रेवेन्यू वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं तो एक कोई मसला नहीं है, बिकॉज अगर अगर हम स्टैंडर्ड प्राइस के मुकाबले में ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं एक्चुअल प्राइस, तो जितने एक्चुअल यूनिट बेच रहे हैं उसके नतीजे में उतना ही रेवेन्यू आपके पास आ रहा है अमाउंट के अंदर। लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट ज़्यादा सेल होने के नतीजे में आपका जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ेगा, लेकिन साइड बाय साइड उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस सिनेरियो के अंदर जो तरीक़ाकार डेवलप किया गया, जो वेरिएबल कॉस्टिंग के एडवोकेट्स हैं उनके मुताबिक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई होना चाहिए। लाइकवाइज जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एडवोकेट्स हैं दे आर ऑफ द व्यू कि अगर ज़्यादा यूनिट्स बेच रहे होंगे तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज चीज़ें ज़्यादा बेचेंगे उनको बनाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एडवोकेट्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट नहीं होता, देयर ऑफ द व्यू कि फिर आपको स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि डेवलप हुए हैं, या तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये भी किया जा सकता है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई कर लिया जाए स्टैंडर्ड, ये भी किया जा सकता है। ये सारी बात मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के रेफरेंस में कर रहा हूँ। चले मैं आपकी आसानी के लिए जी, ये जितनी बात की जा रही है मेक इट श्योर कि हम जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस के। वॉल्यूम वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जा सकता है, या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, या स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। तो ये तीनों तरीके चलेंगे। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फर्स्ट कर ले जैसे हमने कल कैलकुलेट किया था प्राइस की बुनियाद पे, तो फिर हमने ये जो आगे दो वेरिएंस कैलकुलेट किए मिक्स और यील्ड, तो इनमें भी स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई किया था कल तक। लेकिन अगर आप ये वॉल्यूम वेरिएंस बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो जब आप मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हमने मिक्स और यील्ड के देखे, तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक डाल देता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द सिनेरियो। जैसा सिनेरियो होगा वैसे ही उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से जब यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो वहाँ पे भी इस तरीके से किया जा सकता है कि प्राइस से मल्टीप्लाई करें, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, या हम मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। तो ये वॉल्यूम वेरिएंस को, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को कैलकुलेट करने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं। बट ना क्वेश्चन इज दिस कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा तरीका कार फॉलो करना है। तो लेट्स सपोज एक एग्जामिनेशन टाइप सिनेरियो है, तो उसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया ही नहीं हुआ स्टैंडर्ड, ना ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है, यू आर गिवन विद ओनली सेल प्राइस इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस बात है कि डेटा की लिमिटेशन है, तो आप फॉर श्योर जो प्राइस वाला मेथड है उसी को फॉलो करेंगे। और अगर आपको प्राइस नहीं दी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन आप स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही मल्टीप्लाई करें। या अगर आपको स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है और बाकी दोनों इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इन सर्टन केसेस ऐसा होता है कि जब रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट का नाम हमें गाइड कर रहा है कि हमने उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैं आपके एग्ज़ाम से एक सवाल आपके सामने शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में अंदाज़ा होगा कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो
पेपर से इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये स्क्रीन नज़र आ रही है थी, अब आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। जिनका माइक अनम्यूट और मुझसे एनी वन ऑफ यू इफ यू कुड रिस्पॉन्ड। यस सर, नजर आ रहा है। चलें, दैट्स ग्रेट। Okay, Safety Products Company is engaged in the manufacturing of safety products for the construction industry. The following production information is available. Per unit budgeted cost बताइए, direct material, labor, variable factory overhead, fixed factory overhead. Total per unit budgeted cost बताई हुई है, budgeted variable overhead बताया हुआ है, budgeted fixed factory overhead बताया हुआ है. Fixed and variable overheads are absorbed on the basis of direct labor hours, which are estimated to be 17,570. तो अगर आप रेट निकालना चाहें, इन दोनों को वेरिएबल और फिक्स को बजटेड आवर से डिवाइड कर देंगे तो बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट भी निकल आएगा और फिक्स का भी निकल आएगा। वो ऑलरेडी वैसे निकाला भी, वो 55 और 110 लिखा है। एनीवेज, एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल, एंड देन बजटेड सेल्स of SPL is 10,500 units at a price of 1,210, and the actual sales revenue of the company is 12,12,540 for 9,500 units. तो अगर आप एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो ये 12 मिलियन वाली अमाउंट है, 12.54 मिलियन जो है, इसको आप डिवाइड कर दें 9,500 से तो आपको एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी, वो 1320 बनती है। अगर 1320 एक्चुअल प्राइस है और 1210 स्टैंडर्ड प्राइस है तो पहली रिक्वायरमेंट है सवाल में सेल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें। तरीकाकार आपके सामने है, प्राइसेस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो 1210 स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस हमने खुद से कैलकुलेट किया, 12,540 डिवाइडेड बाय 9,500 1320 बनती है। माइनस करेंगे 1320 1210 में से और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल 9,500 यूनिट से, तो आपको प्राइस वेरिएंस मिल जाएगा। अब सेकंड में लिखा हुआ है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। अब इस बात से समझना है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तो हमने जनरली पढ़ लिया, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से मुराद तो ये है कि वॉल्यूम्स का डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस के साथ। तो हमारे जो बजटेड यूनिट सोल्ड थे वो आपको टॉप पे लिखे हुए मिल रहे हैं मेरे ख्याल में। जी, अगर वो आपको ये 15,750 बताया हुआ है, जी 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 सॉरी ये लिखा हुआ है 10,500 यूनिट ये बजटेड यूनिट्स थे और 9,500 एक्चुअल यूनिट्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अगर स्टैंडर्ड प्राइस से, तो वो जो प्राइस बेस्ड वेरिएंस निकलेगा। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट बता रही है कि आपने वॉल्यूम वेरिएंस बेस्ड अपॉन प्रॉफिट निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी नहीं, प्रॉफिट। तो इसका मतलब आपको फिर स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 1210 आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है और ये आपको 632 रुपये की स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दिस विल कम अप विद यू जो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। आई होप बात समझ आई होगी ये वाली। जी, अगर समझ आई है तो बता दें। जी नबीला पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बात तो समझ आ गई है, लेकिन आउट ऑफ दीज थ्री इन तीनों में से बेस्ट या बेटर ऑप्शन कौन सी है, जी अच्छा जी, या एक्यूरेट कौन सा होगा? जी सारी अपनी जगह पे एक्यूरेट है। मैं आपको अभी एक और चीज़ बतानी है, जब वो बता दो तो फिर इस सवाल का मैं आंसर करता हूँ। अच्छा, ओके सर। अब एक और क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें बताया गया है the company produces a consumer product, the company uses just in time and maintain no inventory। अब ये जस्ट इन टाइम क्या है, ये हम थोड़ा सा एंड पे कुछ थियोरेटिकल टाइप हमारे सिलेबस के पार्ट्स हैं, उनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं जिसमें आमतौर पर ज़्यादा पूछा जाता है उस पर फोकस कर रहा हूँ। ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें जब आएंगे तो ये जस्ट इन टाइम भी मैं डिटेल में बताऊँगा। बट जनरली आपके इल्म में होना चाहिए ये कैसा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर हम जीरो इन्वेंट्री रखते हैं, देयर इज नो इन्वेंट्री। क्या प्रोज कौन है इसको उस टाइम बात करेंगे। द कंपनी प्रिपेयर इट्स फिक्स प्रोडक्शन बजट एनुअली एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑन मंथली बेसिस।
The budget, the standard cost, and the actual data for the month ended June 30, 2016 is given below. Budget to sales and production is 25,000 units. Direct material 2 लगती हैं, बीटा एंड गैमा, दोनों के केजेस में क्वांटिटी बताई हुई है। अब यहाँ पे मटेरियल मिक्स वगैरह वेरिएंस पूछे हुए हैं, ये सवाल भी शायद मैंने शेयर किए हुए हैं, अगर आप करना चाहें तो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये जी 15 kg और 10 kg लगता है। डायरेक्ट लेबर 10 आवर्स एट द रेट ऑफ 4, तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगी। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बता दिए गए हैं। बजटेड सेल प्राइस हैज बीन कैलकुलेटेड गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस, तो जितनी सेल प्राइस है उसका 20% प्रॉफिट होगा, तो आप सेल प्राइस खुद कैलकुलेट करेंगे, जो कि प्रॉफिट प्राइस पे 20% प्रॉफिट का नाम है। प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल प्राइस, तो इसका मतलब आपके पास सेल प्राइस पे इंफॉर्मेशन नहीं है जिसपे आप 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, बट यू हैव द कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर सेल प्राइस 100 है तो प्राइस बनती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसका मतलब कॉस्ट इज अननोन टू यू, प्रॉफिट नहीं पता, तो कॉस्ट जो है वो 80% के बराबर है। आप उसको 80 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू कैन कम अप विद द प्राइस। ये एक्चुअल डेटा बताया गया है, प्रोडक्शन यूनिट्स बताए गए हैं, और हायर सोल्ड एट अ प्राइस 20% हायर देन बजटेड। तो ना बजट प्राइस पता थी, वो आपने खुद से कैलकुलेट किया, उसकी बुनियाद पे आप एक्चुअल प्राइस भी निकाल सकते हैं, उसमें 20% ऐड कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल बीटा गैमा और डायरेक्ट लेबर इनकर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताया हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन में आंसर्स बताए हुए हैं, वॉल्यूम एफिशिएंसी और वॉल्यूम कैपेसिटी। ये बैरल सवाल उस ज़माने का है जब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के मज़ीद वेरिएंसेस भी सिलेबस में शामिल होते थे। इन वेरिएंसेस को कहीं एंड नहीं है, ये बात ज़हन नशीन करें कि हमने एक वेरिएंस निकाला, उसकी बुनियाद पे उसको फर्दर हमने डिग आउट किया, स्प्लिट किया फॉर द सेक ऑफ फर्दर एनालिसिस, ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। तो इसी तरह से एक वेरिएंस उसके बाद उसके नतीजे में हमने 2 निकाले, 2 से मज़ीद भी निकाले जा सकते हैं। ये जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं, इसमें जो आपने वॉल्यूम वेरिएंस निकाला था, उस वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम एफिशिएंसी और वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंसेस के अंदर, बट अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। बट एनीवेज यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है मेरे लिए, वो मैं समझाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है सेल्स मार्जिन प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका मतलब आप जो वेरिएंस निकाल रहे हैं वो बेस्ड अपॉन प्राइस नहीं निकाल रहे, बल्कि बेस्ड अपॉन मार्जिन निकाल रहे हैं। ये सवाल की इंफॉर्मेशन आपको गाइड कर रही है कि बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप ये वेरिएंस निकालेंगे। मैं एक और क्वेश्चन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। जी मानूर, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो अभी आप बता रहे हैं सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और वो जो आपने उससे पहले नीचे वाले क्वेश्चन बताया था वो जिसमें जी प्रॉफिट भी हम, प्रॉफिट, जी बिल्कुल। तो सर ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? कैसे इसका तो फाइंड आपने करें? नहीं बताया। जी जी, अच्छा कैसे अच्छा, फाइंड करेंगे? तो इसका कोई मैंने अभी फॉर्मूला बता दो। मैंने तो बता दिया, मैं दोबारा स्क्रीन पे ले आता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। ये ले, ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस लिखा हुआ है, जो कन्वेंशनली मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये तो कल हमने किया था, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं, वो स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। ये वॉल्यूम वेरिएंस निकला हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया रहता है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। मैंने ऑब्लिक डाल दिया, इसको स्टैंडर्ड प्राइस से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से भी और स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से। जी समझ आई है बात? जी ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है सर। सर ये हमें गिवन होगी ग्रॉस प्रॉफिट, और वो उसे फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नहीं गिवन होगा तो आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी आपके सामने जो अगला सवाल इससे पहले वाला करवाया है उसमें तो कैलकुलेट किया है, ये देख लें। सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस कहा गया है, तो आपको प्रॉफिट खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपको चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेल प्राइस बताई हुई है 1210, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बताई हुई है 632, तो माइनस करेंगे तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ज़रूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरह से बताई जाए जैसे आपने यूज़ करनी है,
आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को खुद भी बेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट था प्राइस वेरिएंस निकालें, तो प्राइस वेरिएंस और प्राइसेस का फ़र्क है। ये स्टैंडर्ड प्राइस तो बताई भी है 1210, बट एक्चुअल प्राइस नहीं बताई भी। एक्चुअल सेल्स कंपनी की बता दी है 12.54 मिलियन है, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो है वो 9500 है। तो अगर 12 मिलियन को 12.54 मिलियन को 9500 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी। समझ आई है बात या नहीं आई? जी आ गई है। जी, तो ये तो वो डाटा बताया गया, उसमें से ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हो, आपको इनडायरेक्ट तरीके से भी बताई जा सकती है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सेल्स मार्जिन को बेस बनाना है, तो आपको फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स ओवरहेड तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब ये मटेरियल दोनों और लेबर की कॉस्ट माइनस कर देंगे पर यूनिट जो सेल प्राइस है उसमें से, तो आपको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। इसकी बुनियाद पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आई ये बात जी? जी सर। सर काइंडली आप ये क्वेश्चंस अगर शेयर कर दें तो। जी, मैं ये शेयर भी कर देता हूँ और उनके जवाब भी शेयर कर देता नहीं सर, जवाब नहीं। हूँ। ठीक है जी, ये देखिए अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़े, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। समझ आ रही है बात? जी सर आ रही है। तो चले मुझे 2-4 मिनट की एक जी चाहिए भी, ब्रेक भी। तो मुझे सिर्फ 2-4 मिनट दीजिए कि इन ज़मीन वाली स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसमें से सेल्स वाले वेरिएंसेस को ज़रा कैलकुलेट करें। जितनी समझ आती है, नहीं आती तो मैं आपको 4-5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ और मैं फिर आपको करता हूँ। मीटिंग ऑन ही है, मैं ज़रा फ़िलहाल म्यूट कर रहा हूँ। आप इन ज़मीन वाली प्रैक्टिस कर लें।
जी आई होप सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। जी ये सेलिंग प्राइस पर बॉक्स बताई हुई है 350 और स्टैंडर्ड कॉस्ट बताई हुई है, मील, एवरेज कॉस्ट है, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स बताए गए हैं। देन बताया गया है 35,600 boxes were actually served and generate revenue of 12104 ड्यूरिंग द मंथ। तो अगर इतने बॉक्सेस सर्व किए गए हैं और ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो एक्चुअल प्राइस हम निकाल सकते हैं 12104,000 को आप डिवाइड कर दें 35,600 से तो 340 आपकी एक्चुअल प्राइस बनती है, जबकि स्टैंडर्ड प्राइस जो थी वो 350 थी। द एक्चुअल कॉस्ट डेटा इज़ गिवन बिलो, ये एक्चुअल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है। मैं जो बता रहा था वो तो सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्राइस वेरिएंस तो प्राइसेस का ही डिफरेंस होगा। स्टैंडर्ड प्राइस 350 और एक्चुअल प्राइस 340 है, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। सर लेकिन जो वॉल्यूम में वॉल्यूम हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जी मल्टीप्लाई करेंगे ना? एग्जैक्टली तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो वैसे अगर खाली सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस लिखा हो तो कोई इशू नहीं है, हम प्राइस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ही कैलकुलेट करने को कहा जाए और डेटा में दिया ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो तो फिर हमें वैसे मजबूरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही यूज़ करना पड़ेगा। डेटा में दिया ही ग्रॉस प्रॉफिट गया हो तो वही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे दोनों दोनों आ रहे हैं, देखिए प्राइस भी हमें पता है तो अब कंट्रीब्यूशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट टू डू नाउ, या तो सवाल की रिक्वायरमेंट हमें गाइड कर रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब वॉल्यूम को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और अगर वॉल्यूम प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हमने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया है। अगर खाली सेल्स वॉल्यूम लिखा होता तो हम सिर्फ प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बात ख़त्म कर की जा सकती थी इस तरीके से। आई होप समझ आई होगी बात। राइट सर। जी ये एक और है, जैसे लिखा हुआ है सवाल में की रिक्वायरमेंट ये कैलकुलेट करें सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन से किया जा रहा होगा। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, मैं इनको शेयर कर देता हूँ आपसे, आप इनको सॉल्व करिएगा तो आई होप थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। जी अभी किसी ने लिखा है कि सॉल्यूशन भी भेज दें, तो मैंने मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में आपको सॉल्यूशन भी भेज दिया जाए। वैसे तो ये आपके पास पेपर्स हैं, आपकी वेबसाइट पे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल ही होता है, लेकिन लकीली मेरे पास एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन पड़ा हुआ था तो मैंने वो आपसे शेयर भी कर दिया। अच्छा जी, अब जो एक और बात रहती है उसको डिस्कस करते हैं और देन आगे चलते हैं जी। चलें, आप अगर रिकॉल कर सकें तो हमने जब बजटिंग में बात की थी तो तब भी शायद हमने ये बात की हो, मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे नहीं की तो हमने बात की होगी जी। जब हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात की थी तो रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात हुई थी। तो यहाँ पे भी हम रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करने लगे हैं। अगर इदारे के अंदर हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर हमारा अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट डिफ़र कर रहा है तो वो डिफ़र कर रहा है ड्यू टू वेरिएंसेस। तो हम इसमें वेरिएंसेस जो हैं कुछ ऐड कर दें और कुछ लेस कर दें तो हम बजटेड या स्टैंडर्ड प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। अगर बात समझ आ रही है
तो देख लें स्टैंडर्ड प्रॉफिट जितना है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट था बिज़नेस का 1000 और एक्चुअली हमारा प्रॉफिट अगर 800 हुआ, अज्यूम कर रहा हूँ, तो इस 1000 और 800 के दरमियान जो फ़र्क लाने वाली चीज़ है वो तमाम वेरिएंसेस हैं जो कॉस्ट के थे या रेवेन्यू के थे उनके, यानी अगर रेवेन्यू एडवर्स हुआ तो हमारा एक्चुअल रेवेन्यू वेरिएंसेस जो हैं वो अगर एडवर्स हुए तो उनके एडवर्स होने की बुनियाद पे हमारा जो ये वेरिएंस है, ये जो प्रॉफिट है एक्चुअल वाला, ये स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम आ रहा है। और इसी तरह से अगर हमारा जो वेरिएंसेस अगर फेवरेबल हुए तो उनकी वजह से हमारा ये प्रॉफिट जो है ये बढ़ना चाहिए। ओवरऑल तो ये कम आ रहा है, तो हम अगर इसको एक्चुअल प्रॉफिट को स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मैच करना चाहते हैं तो वो तमाम वजूहात वेरिएंसेस जो डिफरेंस की वजह बनी है उनकी एडजस्टमेंट करेंगे तो हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। एक जनरली सिर्फ एक जनरल सी बात समझ लें, अगर आपका रेवेन्यू वेरिएंस की पहले बात करते हैं, अगर रेवेन्यू जो है हमारा एडवर्स होगा, अनफेवरेबल वेरिएंस होगा रेवेन्यू का, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या है, ज़्यादा है या कम है? इफ़ एनीवन इज़ अलाइव तो रिस्पॉन्स कर दे। Sir, I think come. आई थिंक कम नहीं, सच्ची मुच्ची में कम होगा, बिकॉज अगर हमारा रेवेन्यू कम हुआ तो रेवेन्यू कम होने के नतीजे में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसका मतलब अगर रेवेन्यू का अनफेवरेबल वेरिएंस है, आपका प्रॉफिट जो एक्चुअल वाला है ये स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम है, अगर हम स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनफेवरेबल जो वेरिएंसेस हैं वो इसके अंदर हमें ऐड कर देने चाहिए। मैंने कहा कि हमारा रेवेन्यू वेरिएंस जो है, फ़र्ज़ कर लें हमने 15,000 का रेवेन्यू सोचा था, हमारा 15,000 की बजाय 14,200 का 800 का हो गया। 14,800 को, इसका मतलब ₹2 200 का वेरिएंस है अनफेवरेबल, अगर वो 200 हम इसमें ऐड कर दें तो हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आती? Yes, sir. इसी प्रिंसिपल को फॉलो करें, जितने फेवरेबल वेरिएंसेस हैं आप माइनस कर दिए। अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारा ये प्रॉफिट जो है ये ज़्यादा आया होगा, ये ज़्यादा आया, हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो वो फेवरेबल वेरिएंसेस में से माइनस कर देते हैं। तो तमाम फेवरेबल वेरिएंसेस, मैंने तो एक नाम लिखा है अनफेवरेबल वेरिएंस का मतलब वो जितने वेरिएंस आपने कैलकुलेट किए हैं वो कुछ उसमें से, इफ़ यू रिमेंबर, कुछ उसमें से अनफेवरेबल निकलते हैं। ये कुछ उसमें से अनफेवरेबल निकलते हैं, तो वो तमाम अनफेवरेबल जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए जाएं। और जितने हमारे, मैं ये सिर्फ नाम नहीं लिख रहा उनका, कहने का मकसद ये है जितने अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं अगर आप उसमें ऐड कर देंगे और जितने फेवरेबल वेरिएंसेस हैं अगर आप उसमें से माइनस कर देंगे तो यू कैन कम अप विद द स्टैंडर्ड प्रॉफिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट को एक्चुअल से रिकंसाइल किया जा सकता है या एक्चुअल को स्टैंडर्ड प्रॉफिट से रिकंसाइल किया जा सकता है। तरीक़ाकार, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें तमाम अनफेवरेबल वेरिएंसेस वो ऐड कर दें और तमाम फेवरेबल वेरिएंसेस को लेस कर दें, हमारे पास ये रिज़ल्ट में चीज़ आ सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो वेरिएंसेस हैं वो तो हमने काफ़ी डिवीजन की है, तो अब अगर पहले वाले वेरिएंस से स्टार्ट करें तो आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात की है। अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था तो उसको आपने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अगर वो दोनों वेरिएंस लेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो आप आइदर और बात कर सकते हैं, या तो आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं यहाँ से चलें आपको समझाने के लिए दोबारा पिक कर लेता हूँ। जैसे ये लेबर वेरिएंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये लेबर वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए थे कि जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है हमारा, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है वो वेरिएंस, वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है और लेबर रेट वेरिएंस है। सो अगर आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस अलग-अलग से मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें ये 800 अनफेवरेबल है और ये 200 अनफेवरेबल, मैं सपोज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये 1000 रुपये का अनफेवरेबल होगा। तो जब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, मटेरियल का वेरिएंस हो या लेबर का या फैक्ट्री ओवरहेड का, या तो आप इन दोनों की एडजस्टमेंट करेंगे या फिर टोटल की एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप करेंगे ये भी एडजस्ट कर दूं और ये भी एडजस्ट कर दूं, तो ये जहन में रहे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, बिकॉज ये अनफेवरेबल वेरिएंस ही फर्दर डीकम्पोज हुआ था, इसलिए आइदर और वाली बात है। जो टोटल वेरिएंसेस अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप टोटल वेरिएंसेस की ही एडजस्टमेंट करें, आगे वाले जो उसकी सब डिवीजन है उनकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप सब डिवीजन वाले वेरिएंसेस की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर टोटल वाले वेरिएंस की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ पाए अगर आप। इसी तरीके से जो मटेरियल वेरिएंस है उस पर मटेरियल क्वांटिटी का, यूजेज का वेरिएंस था, रेट का, फिर क्वांटिटी के अंदर फर्दर आपके दो वेरिएंसेस थे। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर आपने पहले फिक्स वेरिएबल की बात की, फिर फिक्स को 2 में किया, वेरिएबल को 2 में किया। तो अगर आप टोटल कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट करेंगे तो फिर उसकी ब्रांचेस जो हैं उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो उसी टोटल वेरिएंस के आगे ब्रांचेस हैं। और अगर आप उन ब्रांचेस को एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको टोटल दोबारा से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो तमाम अनफेवरेबल वेरिएंसेस जो हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड कर दें और तमाम फेवरेबल वेरिएंसेस जो भी हैं उसको लेस कर देंगे तो यू कैन कम विद एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बराबर होगा जितना आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। आई होप बात समझ आई होगी। यस सर। चलिए दैट्स ग्रेट। तो अब अगर कहीं रिकन्सिलिएशन का आ जाए तो यू कैन डू दैट। सो ये फाइनल बात है इस वेरिएंसेस के हवाले से। हम कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया है उस वेरिएंस को प्राइमरली, कोई भी वो वेरिएंस हो, उसको प्राइमरली हम दो हिस्सों में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक उसमें प्लानिंग पार्ट है जिसे प्लानिंग वेरिएंस कहा जाता है और एक ऑपरेशनल पार्ट है, ऑपरेशनल वेरिएंस से कहा जाता है। जानशेर साहब आप गलत बात कर रहे हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं। आप बात सुन लीजिएगा। उन्होंने सवाल ये किया जानशेर साहब ने, अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो तो ये सब कुछ उल्ट हो जाएगा। वो भाई ज़्यादा हो या कम हो, हमें तो ये इसको छोड़ ही दिया। हमने कहा जो ज़्यादा या कम करने वाली चीज़ें अगर फ़र्ज़ कर लेंगे बराबर भी हो तो भी हम तमाम अनफेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि कुछ अनफेवरेबल वेरिएंसेस जो हैं वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, तो जितने भी हैं आप उनके नेट रिजल्ट तक पहुंचे हुए ना। हो सकता है कि आपके फेवरेबल वेरिएंस ज़्यादा हों। आपने कहा ये 1000 अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो, फ़र्ज़ कर लें ये 1200, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो भी कुछ ऐसे अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं जिसने इस प्रॉफिट को, जिसने इस इनफैक्ट अनफेवरेबल वेरिएंस ने इस प्रॉफिट को कम किया होगा। और कुछ ऐसे हैं जिसने इस फेवरेबल, ये जो वेरिएंसेस हैं फेवरेबल, उन्होंने इस प्रॉफिट को ज़्यादा किया होगा। उनका नेट रिजल्ट सबका तो ये बना है, जैसे अगर फर्ज कर लें ये 800 का अनफेवरेबल वेरिएंस है और ये इसका फेवरेबल वेरिएंस है, तो जो एंड रिजल्ट यहाँ पे होगा वो 600 का अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। तो आप ये कहेंगे नहीं हमें सिर्फ 600 का वेरिएंस फेस करना पड़े। इसी तरह से ये 1200 और 1000 का फर्क, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है सिर्फ 200 का फेवरेबल कोई एक वेरिएंस होगा। कितनी वेरिएंसेस फेवरेबल होंगे और कितने ही अनफेवरेबल होंगे, उनका नेट इफेक्ट जो है वो 200 बनेगा। वो नेट इफेक्ट कितना है जब हम सारे वेरिएंसेस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बात प्रूव हो जाएगी। जानशेर साहब बात समझ आई है तो बताएं, नहीं समझ आई तो फिर पूछें। आपका माइक अनम्यूट ही है, आप पूछ सकते हैं सवाल, यू हैव बीन अलाउड टू टॉक। अगर अभी भी कंफ्यूज है ना तो पूछें। जी बड़ी बात है जनाब। हाँ ठीक है जी, चलिए जी। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि कोई भी वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उस वेरिएंस के अंदर हमें फर्दर दो वेरिएंसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ जी, जो वेरिएंसेस हमने इससे पहले निकाले हुए हैं। चलो ये बेसिकली जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है, अगर आपको पता है तो।
जी, ये है लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस। जितने स्टैंडर्ड आवर्स हैं उसमें से एक्चुअल आवर्स माइनस किए जाएंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैं कोई सा भी वेरिएंस पिक कर सकता हूँ। मैं फॉर दिस टाइम सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई एक वेरिएंस पिक किया है, दूसरा भी पिक किया जा सकता है। लेबर रेट वेरिएंस भी हो सकता है। और वो डिफरेंस होता है लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक्चुअल आवर्स के साथ। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो मटेरियल का यूजेज वेरिएंस था। मैं ज़रा बस अब यूजेज लिख रहा हूँ मटेरियल के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी का फ़र्क। और इसी तरह से मटेरियल का भी रेट वेरिएंस होता है, और अगर वो मटेरियल का रेट वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट के डिफरेंस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योंकि हम ये सारी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के हवाले से कर रहे हैं, तो वंस यू कैलकुलेटेड अ वेरिएंस, फॉर एग्जांपल हमने ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट किया कि स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमें एक चीज़ को बनाने के लिए 1000 आवर्स लगते हैं, जबकि एक्चुअली हमने 1200 आवर्स लगाए हैं, और जो स्टैंडर्ड रेट है हमारा वो फ़र्ज़ कर रहे हैं 10 रुपीज़ पर आवर है। तो जो वेरिएंस हमारा जनरेट हो रहा है, जी जो वेरिएंस हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 2000 का ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। ऐसे ही है जी? जी यस नो कोई बता दे। यस सर। चले, अब अगर ये 2000 का अनफेवरेबल वेरिएंस है, व्हेन वी आर गोइंग टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब किसी पे बर्डन डालेंगे जी आपकी वजह से हुआ है, तो एवरीवन इज यूजुअली ट्राइंग टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक हमने बात की थी, दूसरा हमको गोली नहीं मार देंगे, हम शो कॉज देंगे, एक्सप्लेन करें व्हाई दिस वेरिएंस हैज़ बीन अराइज। अगर हम उन साहब से पूछेंगे क्यों वेरिएंस अराइज हुआ है, तो वेरिएंस अराइज होने की जो रीज़न्स वो बयान करेंगे, उसमें एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकती है कि जो आपने टाइम का बेंचमार्क सेट किया हुआ 1000 घंटों में ये चीज़ बननी चाहिए, ये आपका बेंचमार्क ही ठीक नहीं है। लेट्स सपोज हमने पर यूनिट जो बेंचमार्क सेट किया हुआ था, पर यूनिट लेबर आवर जो रिक्वायर्ड थे, वो हमारे 10 लेबर आवर थे, और एक्चुअली जो हम चीज़ें बना रहे हैं, एक्चुअल यूनिट्स जो बना रहे हैं वो हम 100 बना रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए अगर 10 लेबर आवर्स लगते हैं, पर यूनिट लेबर आवर 10 लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1000 लेबर आवर्स लगने चाहिए। लेकिन वो जो साहब जिन पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, वो उन्होंने हमें चैलेंज किया कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है भैया स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं है, आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे, इस तरह से नहीं, इतनी क्वांटिटी नहीं लगती आवर्स की, बल्कि आवर्स की क्वांटिटी ही इससे ज़्यादा लगती है। जो आपने पर यूनिट स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, दिस स्टैंडर्ड इज़ इनकरेक्ट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर हम उनकी बात मान लें कि वो सही कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि सारा कसूर हमारा है, उस बंदे का बिल्कुल कसूर नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सारा कसूर अपने पे ले लें, तो हम उसको डिग आउट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो हमने स्टैंडर्ड बनाया होगा उस टाइम हमने टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट की होगी, तो हम अभी फिर दोबारा टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। हम दोबारा मार्केट सर्विस कर सकते हैं, दोबारा मार्केट सर्विस करके रेट का स्टैंडर्ड रिवाइज ले सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड है रिलेटेड टू टाइम, वो भी हम नया बना सकते हैं। ये जो मशीन थी जिस पे हम चीज़ें बना रहे थे, उस मशीन की एफिशिएंसी अब बहुत कम हो गई है। रीज़न ये है मशीन ऑब्सोलीट हो गई है, तो शायद अब 10 घंटों के अंदर वो चीज़ नहीं बनती, अब चीज़ शायद 11 घंटों में बनती है। अगर हमने दोबारा इवेल्यूएट किया तो हमें पता चला कि 11 घंटे लगते हैं। वो साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब 10 नहीं लगते बल्कि 12 लगते हैं, बिकॉज उन्होंने 1200 घंटे लगाए हैं 100 यूनिट बनाने के लिए। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनके क्लेम को हम एज इट इज़ मानेंगे। हम चेक करेंगे कि अगर 100 घंटे 1000 घंटे लगने चाहिए हमारे हिसाब से, अगर रिवाइज स्टैंडर्ड भी बना लिया जाए, तो अब हम कैलकुलेट करें हमारे जो आवर्स लगने चाहिए वो 1100 हैं,
अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड को बेस ना भी बनाया जाए तो भी फिर भी 100 आवर्स का डिफरेंस है। तो ये जो दो पार्ट्स हैं किसी भी वेरिएंस के वो इसी तरीके से है कि हम कैलकुलेट करने हैं प्लानिंग वेरिएंस जो बेसिकली स्टैंडर्ड एंड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का फ़र्क होगा। यानी इसके अंदर जो कसूर है वो हमारा अपना है। मैं जनरल पहले फार्मूला लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो फ़र्क होता है ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हमने अगर गलत ये एस्टिमेशन की हुई है तो इसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस है दिस विल बी प्लानिंग वेरिएंस, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है इसे हम ऑपरेशनल वेरिएंस कहते हैं कि ये उन साहब का कसूर है जो उनकी वजह से अराइज होगा। ये एक जेनेरिक मैंने फार्मूला लिखा है। अब ये जेनेरिक फार्मूला जिस वेरिएंस को आपने फर्दर सब डिवाइड करना है उसके ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हम कर रहे हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर, तो हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है अगर वो ये है तो अब हम इसको रिवाइज शेप के अंदर लिखते हैं कि अगर हम लेबर एफिशिएंसी के अंदर से प्लानिंग वाला पार्ट पता करना चाहते हैं, लेबर एफिशिएंसी के साथ मैं यहाँ पे वर्ड अटैच कर देता हूँ कि ये प्लानिंग वेरिएंस है। तो लेबर एफिशिएंसी का जो प्लानिंग वेरिएंस निकलेगा वो स्टैंडर्ड आवर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को। तो मैं RSH लिख रहा हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, और देन उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा देन उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो अब हम अभी हमने जो कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड ये था 1000 घंटे लगने चाहिए और रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 1100 घंटे लगने चाहिए। अगर ये 1100 घंटों के हिसाब से भी फ़र्क निकालें तो भी जो 1000 रुपये का वेरिएंस अराइज हो रहा है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन 1000 का वेरिएंस दूसरे साहब की ज़िम्मेदारी है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है उसको हम प्लानिंग और ऑपरेशनल पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इसका ऑपरेशनल पार्ट है यानी जिनकी इनएफिशिएंसी की वजह से अराइज हो रहा है वो फ़र्क है। स्टैंडर्ड आवर्स नहीं अब लिए जा रहे, हम ले रहे हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, और उसमें से माइनस किया जा रहा है एक्चुअल और मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमारी एग्जांपल के अंदर कितने हैं जी? हमारे, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा जी फिर आसान हो जाएगा। जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हैं हमारी मिसाल के मुताबिक 1100 हैं, और जो एक्चुअल आवर्स लग रहे हैं वो 1200 हैं। स्टिल जो डिफरेंस आ रहा है वो 1000 का है जो कि अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब 1000 रुपये के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन 1000 के लिए वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है। हम उसके आर्ग्यूमेंट को एज इट इज़ तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि हम अपना स्टैंडर्ड रीविज़िट कर रहे हैं। अगर रीविज़िट करने के नतीजे में हम बिल्कुल एक्यूरेट हुए तो उसका मतलब सारा कसूर उसी का है, हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर हमें ये प्लानिंग वेरिएंस ज़ीरो होगा, सारे का सारा ऑपरेशनल वेरिएंस होगा। तो ये किसी भी क्लेम को हम नलीफाई करने के लिए मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह से आप रेट वेरिएंस की बात कर लें या मटेरियल यूज वेट, जैसे ये मटेरियल रेट वेरिएंस है, सपोज कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेट सेट हुआ हुआ है वो 10 रुपीज़ पर केजी है। मार्केट से जो बंदा ख़रीद के ला रहा है वो 15 रुपये पर केजी में ख़रीद के ला रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, 1000 केजी हमने जी 1000 केजी हमने मटेरियल परचेज़ किया, तो जो वेरिएंस हमारे सामने आ रहा है वो 5000 का अनफेवरेबल वेरिएंस है। सो जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल रहे हैं तो ही इज़ ऑफ द व्यू कि ये मेरा कसूर नहीं है, आपका स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं है। 10 रुपये का तो मटेरियल मिलता नहीं है, मटेरियल मिलता ही 15 का है। तो हम दोबारा से स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए, जैसे ओरिजिनली जब हमने 10 रुपये का स्टैंडर्ड बिल्ड किया था प्राइस का या रेट का, तो हमने मार्केट सर्वे किया था। हम एक दफ़ा फिर मार्केट सर्वे करते हैं और सर्वे करने के नतीजे में पता चला कि 13 रुपये में चीज़ मिलती है, 15-10 में वाकई नहीं मिलती। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो जो फिर आप ये वेरिएंस निकालेंगे मटेरियल रेट वेरिएंस, इसमें दो पार्ट बनाएंगे। रेट वेरिएंस के अंदर पहला पार्ट कौन सा होगा? प्लानिंग वाला पार्ट। इसमें हमारा अपना कसूर कितना है वो हम चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और
रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस ले रहे हैं हम। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, हमारा स्टैंडर्ड कितना है 10 और रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है 13, दोनों का डिफरेंस लें, जिसका मतलब 3000 का जो अनफेवरेबल वेरिएंस है, इसमें उन साहब का कसूर नहीं है, बल्कि हमारी प्लानिंग ही ठीक नहीं है। हमने बजट फॉर कॉस्ट स्टैंडर्ड ही सही सेट नहीं किया। और अगर हम एफिशिएंस इसका ऑपरेशनल पार्ट निकालना चाहते हैं, जी, तो उसका तरीक़ाकार, जी, जो उसका तरीक़ाकार है, हम रिवाइज स्टैंडर्ड रेट में से अगर स्टैंडर्ड रेट रिवाइज भी कर लिया जाए तो क्या सूरत हाल है, वो वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जी, हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक रिवाइज स्टैंडर्ड जो है वो 13 का है, वो भाई स्टिल भी 13 में नहीं लेके आ रहे हैं बल्कि 15 में लेके आ रहे हैं। तो 2000 का जो वेरिएंस अराइज हो रहा है वो अनफेवरेबल, इसमें स्टिल उन साहब का कसूर है। इसे हम प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस कहते हैं। वो बात समझ आई होगी, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं बाय रेजिंग हैंड और बाय, जी नबीला समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई सर, बट जस्ट वांट टू नो कि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है इन द पास्ट। जी, एक आध दफ़ा आया हुआ है। तो अगर सिलेबस में ये क्लियरली नहीं भी लिखा हुआ, तो चूँकि एक आध दफ़ा पेपर में आया हुआ, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं डिस्कस ज़रूर करूँ, तो मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया। राइट सर, सो क्वेश्चन में बेसिकली हमें मेंशन होगा कि एक्चुअली जी, प्लानिंग में ये किया था और रिवाइज्ड में इतना जी, हुआ था, सो वो एग्जैक्टली। इन्फॉर्मेशन गिवन होगी सर। जी, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ओके, देन हम उसकी बुनियाद पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। जी, ये स्क्रीन पे ये डिफरेंट बुक्स होती हैं। मैं मतलब अगर इस तरह से जहाँ से वो प्रैक्टिस मिल सकती है तो मैं ट्रेस कर लेता हूँ और मैं वो आपके सामने ये भी शेयर भी कर दूँगा बुक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी के हवाले से। ये सारे जो भी मैंने डिस्कस किया है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, उसको सॉल्व किया गया है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमने निकाला और उसको फिर फर्दर डिवाइड किया। ये स्टैंडर्ड सारा कुछ बताया हुआ है। टोटल लेबर एफिशिएंसी जो वेरिएंस है उसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है और उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये सीमा की बुक है जिसके अंदर से कुछ प्रैक्टिस मौजूद है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। आसान सा तरीक़ाकार ये है, अगर सर्च करना हो कि कहाँ पे है, तो आप क्योंकि ये सॉफ्ट में फाइल है, तो कंट्रोल F करके प्लानिंग वेरिएंस लिखेगा या ऑपरेटिंग वेरिएंस लिखेगा, तो वो डायरेक्ट उस पेज पे आपको ले जाएगा और उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये कंपेयरिंग ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंसेस क्या तरीक़ाकार है, ये सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है। कि आमतौर पे इसे एक्स पोस्ट एनालिसिस कहते हैं कि जब काम हो जाता है, काम हो जाने के बाद भी अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे कि जब शो कॉज दिया और उन साहबान ने कुछ एक्सप्लेन किया, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो अगर हम उनकी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे नहीं तो हम अपने फ्यूचर के अंदर उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इन फ्यूचर, तो फॉर श्योर हमें वो बात गौर से सुनने की भी ज़रूरत है और उसके पीछे एवेल्यूएट करने की भी ज़रूरत है। इफ़ देयर इज़ सम डेफिशिएंसी, उस डेफिशिएंसी को हम किसी ना किसी तरीके से ओवरकम करने के लिए मैक्सिमम करें। एक सवाल अभी नबीला आपने पूछा था कि विच वन इज़ द बेस्ट मेथड। ये सारे अपनी अपनी जगह पे बेस्ट ही हैं, जो कि जैसे हमने मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ा तो उसके अंदर हमने देखा, वेरिएबल कॉस्टिंग और वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा, तो हमने उसके अंदर देखा कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है। और हमने ये भी पढ़ा कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए तो हमेशा वही जो है यूज़ की जाती है जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार है। हम कन्वेंशनल तरीक़ाकार को ही आमतौर पर फॉलो कर रहे होते हैं। बट अगर वेरिएबल कॉस्टिंग के एडवोकेट्स हैं, उनकी बात को तस्लीम किया जाए तो हम वेरिएबल कॉस्टिंग वाले तरीक़ाकार को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिकन्सिलिएशन के व्यू पॉइंट से देखें, जब हमने रिकन्साइल करना है तो रिकन्साइल करने के अंदर आपने तमाम अनफेवरेबल और फेवरेबल वेरिएंसेस को एडजस्ट किया। सो अगर आप रेवेन्यू वेरिएंसेस को प्राइस की बुनियाद पे लेंगे और कॉस्ट वेरिएंस जो कि अलहदा से आपने कैलकुलेट किए हुए हैं,
तो उन दोनों का इफेक्ट मिल के आपके स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट को मैच कर देगा। लेकिन अगर आप जो वेरिएंस है रेवेन्यू वाला वो भी सीएम की बेस पे यानी कॉस्ट वेरिएंस उसमें एडजस्ट करके ले रहे होंगे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि जब आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट को मैच करने जाएंगे तो वो शायद उस तरह से मैच ना हो। तो इसलिए आमतौर पे कन्वेंशनल मेथड ही प्रेफर्ड यूज़ होता है। बट अगर हम फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस ये देखना चाहें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादा हमें ये फ़र्क फेस करना पड़ रहा है, तो उसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए डिग आउट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेस पे भी, और अगर कोई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एडवोकेट है तो ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे भी। फॉर द टाइम बीइंग जब हम पेपर में एनालिसिस कर रहे होंगे तो वट एवर इज़ रिक्वायर्ड जिस तरह से कहा जाएगा उस तरह से कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा भी मेथड यूज़ करें उसके प्रोज कॉन्स हैं उनको स्टडी करने के बाद ऑप्टिमल मेथड हम यूज़ करते हैं इदारे के अंदर। आई होप बात Right, sir. सही होगी। जी मैंने ये जो बुक है ये शेयर कर दी है, और इसके अलावा जो हमारा अगला सिलेबस का टॉपिक है वो प्राइमरीली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो अगली बात है वो इनफैक्ट लिंक करती है मोर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस का पार्ट है, तो उसके लिए जो किताब अभी हम यूज़ कर रहे थे इसके अंदर कोई स्टफ़ नहीं है। मैं जो नेक्स्ट रेलेवेंट बुक्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ स्लाइड्स भी शेयर कर रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग इनफैक्ट हमारा अगला टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन स्टफ़ जो है रेलेवेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ आप उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब रेफ़र करूँगा कि इसमें से फ़लाँ चैप्टर पढ़ना है। अभी तो आप जो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह वाले क्वेश्चन हैं उनको आप गो थ्रू करें, सॉल्व करें। कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो उसको डिस्कस करेंगे। तो किताब मैंने शेयर कर दी है, जो अगले टॉपिक्स के लिए भी है वो भी मैंने ग्रुप में थ्रो कर दी है, वो भी आपको मिल जाती है। कोई जहन में सवाल आ रहा है, बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मेरे से कोई सवाल कर रहे हैं जेंटलमैन? अच्छा जी, समवन इज टॉकिंग बिहाइंड। ओके जी, अब्दुल सबूर साहब को सवाल करना चाहते हैं पूछ लें, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये वेरिएंसेस तो हमने मतलब है कि ये तो काफ़ी सारे पढ़ लिए। अब इसमें कितनी वेटेज किसको देनी है सर? कुछ हम मतलब सबको कह दे, सकते हैं कि सारों को एक जितनी वेटेज देंगे? जी जी सबको दे दें, सारे ही अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। अच्छा, तैयारी के पर्सपेक्टिव से पूछा था मैंने कहा कि नहीं नहीं सारे ही हैं जनाब। सिलेबस में से किसी चीज़ से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और एग्जामिनर किसी भी चीज़ को कोई भी वेटेज दे सकता है, तो इसलिए सही। इट्स बेटर कि हम वही चीज़ यूज़ करें। चलें, थैंक यू सर। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। देयर इज़ स्लाइट चांस कि आई मे नॉट बी अवेलेबल टुमारो, बट आई विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप। तो अगर कोई इशू हुआ तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ इंशाल्लाह क्लास एज पर रूटीन होगी। बट अदरवाइज़ आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करिएगा। टुमारो भी अगर खुदा न खास्ता क्लास नहीं होती तो अगली क्लास में हम कैपिटल बजटिंग पे बात शुरू करेंगे। मैंने रिलेटेड स्टफ सॉफ्ट में भी, किताब भी और स्लाइड्स वगैरह भी कुछ शेयर कर दिए हैं, उनको ज़रूर सामने रखिएगा। अगर वो एक प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू के टेबल्स का मैंने एक भेजा है, वो एक पेज सा है, उसको काइंडली अगर हो सके तो प्रिंट करके हार्ड में अपने सामने रखिएगा जब भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए बैठें, बिकॉज उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रा बेहतर हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।